आज की कहानी दिल्ली की एक ऐसी लड़की की है जिसका नाम था प्रीति राठी। और इसका सपना था कि पढ़ लिख कर वो डॉक्टर बने और भारतीय सेना में वो भर्ती हो। भारतीय सेना के जो जवान हैं उनके जख्मों पर वो मरहम लगाए और जो बीमार हो उनको वो दवाई दे। और उसका ये सपना पूरा होता भी है। उसकी उसकी जॉब लग जाती है इंडियन नेवी में। और जो उसकी पोजीशन थी, जो उसको ये सेवाएं देनी थी, जहाँ से इसको शुरुआत करनी थी, अपना कार्यभार संभालना था, वो था मुंबई में जो इंडियन नेवी का ऑफिस है। अब 1 मई 2013 की बात थी। घर के अंदर खुशियों का माहौल था और उसको मुंबई जाना था। यहाँ पर जो उसके पिता हैं अमर सिंह राठी और उसके चाचा विनोद दहिया और उसकी चाची सुनीता दहिया, ये फाइनल करते हैं कि वो खुद अपने साथ जाएंगे इसको, प्रीति को लेकर। और जो उसके पहले दिन की पोस्टिंग है वो उसको वहाँ पर खुद छोड़कर आएंगे। अब 1 मई 2013 को निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से बंद्रा रेलवे स्टेशन का इनका टिकट था। अब ये चारों जाते हैं और वहाँ से ये ट्रेन में सवार हो जाते हैं। अब ट्रेन के अंदर काफ़ी भीड़ थी और वहाँ पर उनको ये महसूस होता है कि एक लड़का है जिसने अपना मुंह ढका हुआ है और वो प्रीति राठी को घूरे जा रहा है। अब अमर सिंह राठी को ये थोड़ा अजीब लगता है और ये बात जो उनके साथ गए थे विनोद और सुनीता, उनको वो बताते हैं और अपनी बेटी प्रीति को भी ये बात बताते हैं कि ये लड़का तुम्हें घूरे जा रहा है और इससे थोड़ा सावधान रहना। अब खैर रात होती है और अमर सिंह सोते नहीं हैं। उनको लगता है कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। अब तारीख बदलती है। 1 मई से 2 मई आ जाती है और ये सब बंदरा रेलवे स्टेशन पर ठीक ठाक पहुंच जाते हैं। अब क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी और ये लोग ट्रेन से उतरते हैं, और तो जो विनोद दहिया और सुनीता दहिया थी और अमर सिंह राठी, ये थोड़ा आगे चलने लगते हैं। और यहाँ पर जो प्रीति, इसको थोड़ी थकन महसूस होती है और ये इनसे काफ़ी पीछे हो जाती है। और इसको ये ऐसा महसूस भी होता है कि वो अपने पिता से काफ़ी पीछे है, तो उसको लगता है वो थोड़ा कदम अपने तेज बढ़ाए और जल्दी से अपने पिता के पास पहुँचे। लेकिन इसी बीच उसको लगता है कि उसके कंधे पर पीछे से किसी ने हाथ टच किया है और वो घूम कर ये देखना चाहती है कि यहाँ पर कौन है जो उसको टच कर रहा है। और वो जैसे ही घूमती है तो पीछे एक नकाबपोश खड़ा था और उसके हाथ में एक डब्बा था और वो पूरी ताकत के साथ वो डब्बा उसके मुंह पर डाल देता है। और जैसे ही वो डब्बा उसके चेहरे पर डलता है, एकदम धुआं उठ जाता है और उसके चेहरे पर बहुत ही बुरी तरीके से जलन होनी शुरू हो जाती है। और जिससे पता चलता है कि ये कोई एसिड है। तो जहाँ पर वो हाथ लगाती वहीं से उसको जख्म हो जाता। और जैसे ही वो डब्बे को लेकर वहाँ से भागता है, इसी बीच वहाँ पर जो दूसरे मुसाफिर थे जिसका नाम था समीर शेख, वो उस डब्बे को उठाता है, तो उसका भी उससे हाथ जल जाता है। और वो अपने साथियों को आवाज़ लगाता है, जो उसके साथी थे, एक सलीम और एक सलमान। और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाता है कि सलीम और सलमान, इसको पकड़ो, इसने इस बेचारी लड़की के चेहरे पर कुछ डाला है। और ये तीनों उसके पीछे भागते हैं। अब क्योंकि समीर सबसे आगे था और जैसे ही वो उसको पकड़ता है तो उसका जो चेहरे पे कपड़ा था वो हट जाता है और वो उसका चेहरा देखता है। लेकिन वो समीर को धक्का देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। उसके बाद समीर वापस मौका वारदात पर पहुँचते हैं, ये सलमान और सलीम। वहाँ पर जाकर देखते हैं भीड़ इकट्ठी हो चुकी है और बहुत तेज़ धुआं उठ रहा है। पूरे रेलवे स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल है। और अब यहाँ से जो प्रीति को उठाकर जो रेलवे स्टेशन पर एक मेडिकल रूम होता है वहाँ पर ले जाया जाता है। लेकिन उसको दर्द इतना हो रहा था कि वो बुरी तरह से चीख रही थी और उसको ये फाइनल करते हैं कि भावा हॉस्पिटल में ले जाया जाए। अब उससे पहले एक दूसरा हॉस्पिटल पड़ता है गुरु नानक, वहाँ पर उसको भर्ती करा दिया जाता है। लेकिन उसको दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था और ना ही इस हॉस्पिटल में ऐसी सुविधा थी जो बर्न के मरीज को वहाँ पर देखा जाए। और वहाँ पर उसको थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट दिया जाता है और उसके बाद उसको मसीना हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। अब ये बात पूरे देश के अंदर फैल जाती है कि एक ऐसी होनहार लड़की जिसकी जो नेवी में सेलेक्ट हो चुकी थी और अपनी पोस्टिंग के लिए जा रही थी, उसके ऊपर किसी ने एसिड डाल दिया है और जिसकी हालत बहुत ख़राब है। और पूरे देश के अंदर आंदोलन शुरू हो जाते हैं और कैंडल मार्च निकलने शुरू होते हैं और सरकार भी ये चाहती है जल्दी से जल्दी अपराधी को पकड़ा जाए। अब खैर उसका एक स्केच बनाया जाता है और बहुत सारे ऐसे सीसीटीवी वगैरह देखे जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर एक कपड़ा था जिससे वो पहचान में नहीं आता। और यहाँ पर जो प्रीति थी, इसकी आवाज़ चली जाती है। अब खैर पुलिस इसके बयान लेना चाहती है और उसके बाद ये लिखकर 3 नाम बताती है। एक लिखती है पवन कुमार, दूसरा अंकुर और तीसरा सत्यम। अब पुलिस को लगता है कि इन तीनों में से कोई ना कोई ऐसा अपराधी है और वो एक स्केच बनाते हैं और अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं।
4 तारीख को जो इसकी बहन थी तन्नू, उसको एक पवन कुमार नाम के लड़के का एक फ़ोन आता है और वो ये जानना चाहता है कि प्रीति की तबीयत अब कैसी है। अब तन्नू ये जानती थी कि ये प्रीति के साथ पढ़ता है और ये उसका दोस्त है, लेकिन उसको फिर भी थोड़ा अजीब लगता है और ये बात वो अपने पिता अमर सिंह राठी को बताती है और अमर सिंह राठी इस बात को पुलिस को बताते हैं। अब पुलिस को लगता है कि जो प्रीति राठी है उसने भी इसका नाम लिया था और पवन ने ही उसकी बहन को फ़ोन भी किया है। तो पुलिस उस पर शक करती है और उसको 9 तारीख को उसको गिरफ्तार कर लेती है उसके घर से। 4 तारीख को उसने फ़ोन किया था, 9 तारीख को पुलिस उसको वहाँ से उठा लेती है। लेकिन यहाँ पर जो प्रीति थी उसकी तबीयत और ख़राब होनी शुरू हो जाती है और उसको आनन-फानन में मसीना हॉस्पिटल से बॉम्बे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब सरकार की तरफ से सख्त आदेश थे कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर प्रीति राठी का इलाज करें और इलाज उसका चल ही रहा था। 1 जून 2013 को लेकिन प्रीति अपनी जो ज़िंदगी और मौत की जो जंग थी उसकी, वो हार जाती है और उसकी जान चली जाती है। अब इसको लेकर और जो उसका घर था, जो उसके परिवार वाले थे और देश के अंदर एक निराशा छा जाती है कि एक ऐसी होनहार लड़की की इस तरीके से मौत हो गई। अब ख़ैर यहाँ पर जो पवन था वो अरेस्ट था और अमर सिंह पता लगाते हैं अपने लेवल पर इसका पता करने का। अमर सिंह जो प्रीति राठी के पिता थे, उनको ये पता चलता है कि जो पवन कुमार है, उस दिन रोहतक में ही था और वो बंदरा गया ही नहीं और ना ही वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर था। ये बात वो पुलिस को जाकर बताते हैं कि जिसको आपने गिरफ्तार किया है, वो ऐसे ही हाल-चाल लेने के लिए उसने फ़ोन किया था और आप सही से इसकी जाँच नहीं कर रहे हैं। अमर सिंह को लगता है कि पुलिस इसकी जाँच ठीक से नहीं कर रही है और वो सीधे जो मुंबई में जहाँ पर ये केस चल रहा था, कोर्ट के अंदर ये अर्जी लगाते हैं कि ये केस सीआईडी को दिया जाए, क्योंकि उनकी बेटी की जान जा ही चुकी है और अब उनका सिर्फ एकमात्र यही उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से जो सही कातिल है वो पकड़ा जाए। अब क्योंकि पुलिस ने पवन को पकड़ रखा था और अमर सिंह को ये पता चला कि पवन वहाँ पे था ही नहीं, तो एक तरीके से पुलिस की भी बहुत किरकिरी होती है। अब खैर कोर्ट का आदेश था, मामला सीआईडी के हाथ में चला जाता है और सीआईडी इसका सबसे जो जाँच शुरू करनी चाहती है, वो सबसे पहले दिल्ली प्रीति राठी के घर पर पहुँचती है और वहाँ जाने के बाद जहाँ पर भी वो पढ़ती थी और जिसके पास बैठती थी, जहाँ पर भी जो भी उसके दोस्त थे, पुलिस उन सबसे मिलना वहाँ पर शुरू करती है और आस-पड़ोस में इंक्वायरी करती है। तो एक पड़ोसी से पुलिस को पता चलता है कि एक लड़का है जिसका नाम है अंकुर पंवार और वो प्रीति से एक तरफ़ा प्यार करता है और उसके प्यार को प्रीति ने ठुकरा दिया था और इसके बाद उसने ये धमकी दी थी कि इसका अंजाम तुम्हें पता चलेगा। अब पुलिस के लिए ये काफ़ी था। पुलिस को लगा कि अंकुर का नाम भी प्रीति ने लिया था जिस तरीके से पवन का लिया था, तो इस बार क्यों ना फूँक कर कदम उठाया जाए। खैर अंकुर पवार को पुलिस उसके घर से लेती है और सीधा मुंबई लेकर जाती है और वहाँ पर ले जाकर उससे जो सबसे पहला उसका सवाल यही था कि तुम 1 मई 2013 को कहाँ थे? अब वो उसका ठीक से जवाब दे नहीं पाता और उधर गोल-मोल जवाब देता है। अब खैर पुलिस के पास और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। पुलिस उसके मोबाइल की सीडीआर निकलवाती है, तो सीडीआर से पता लगता है कि वो बिल्कुल प्रीति के साथ-साथ ही था। जब वो निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर थी, तब भी उसका जो मोबाइल का जो लोकेशन वहीं का आ रहा था और जब बंद्रा रेलवे स्टेशन पर थी, तब भी उसके मोबाइल का लोकेशन वहीं पर आ रहा है। लेकिन इससे भी सीआईडी को यही लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी काम आधा ही रहे। इस कार्रवाई को सही से किया जाए और क्योंकि जब कोर्ट में केस डाला जाएगा और चार्जशीट दाखिल की जाएगी, तो जितने ज़्यादा सबूत होंगे, उतना ही अच्छा होगा। अब पुलिस यहाँ पर इससे पता करती है अंकुर पवार से कि बताओ तुमने वो तेज़ाब कहाँ से लिया था? तो यहाँ पर वो बताता है कि मुकेश भार्गव है, जिनकी एसिड की दुकान है। मैंने जाकर उनको झूठ बोला कि मैं भी दुकान खोलनी चाहता हूँ और जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें एसिड की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो तुम मुझे अपने एसिड का सैंपल दे दो, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं आगे को बहुत सारा आपसे एसिड खरीदूँगा। और ये मुकेश भार्गव उसकी बातों में आ जाता है और उसको हार्पिक के डब्बे में 2 लीटर एसिड दे देता है और उसी एसिड को लेकर ये निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुँचता है और जो वो भीड़ थी, उस भीड़ के अंदर भी उसके हाथ में वो डब्बा था। उसमें भी फिर बहुत सारे ऐसे गवाह सामने आए और उसके बाद वो 4 बजे करीब टॉयलेट के पास खड़ा हो जाता है। उसको लगता है कि शायद प्रीति बाथरूम के लिए आएगी और जैसे ही वो बाथरूम के लिए आएगी, उसके ऊपर तेज़ाब रेलवे में ही डाल देगा। लेकिन यहाँ पर उसका प्लान फ़ेल हो जाता है क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा थी
और उसको भागने में भी वहाँ से दिक्कत लगती है, लेकिन वो ये काम बंदरा रेलवे स्टेशन पर जाकर करता है। अब खैर दूसरा गवाह पुलिस के पास ये मुकेश भार्गव था। उसके बाद जो ये 3 लड़के थे, जो समीर शेख, सलीम और सलमान, इनको बुलाया जाता है और उनसे जो इनकी पहचान कराई जाती है। और पहचान कुछ इस तरीके से थी कि बहुत सारे लड़के ऐसे खड़े करे जाते हैं और सबके मुँह पर उसी तरह से गमछा या कपड़ा डालकर कि जो सही पहचान आ जाए। लेकिन जो समीर शेख था, उसने उसका चेहरा देखा था और वो उसको पहली नज़र में पहचान लेता और वो बताता कि यही वो लड़का है जिसने प्रीति के चेहरे पर तेजाब डाला है। और जब उसका नकाब हटाया जाता था, पता चलता है कि वो अंकुर पंवार ही है। उसके बाद दूसरे जो लड़के थे, सलीम और सलमान, उनसे जांच कराई जाती है और फिर रेलवे स्टेशन पे कई ऐसे गवाह थे, करीब 37 गवाह, जो कोर्ट में इसकी गवाही देते हैं, जिन्होंने इस अंकुर पंवार को अपनी आंखों से देखा था। और जब ये सारी गवाहियाँ मिलती हैं और जहाँ से उसने तेजाब खरीदा था वो मिलता है, और जब पुलिस इसका पता करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो वो बताता है कि मैं उससे एक तरफ़ा प्यार करता था और मैंने उसको प्रपोज़ भी किया और उसने रिजेक्ट कर दिया, तो मैंने उससे कहा था कि इसका अंजाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा। और उसके ऊपर फिर ये हुआ कि उसकी नौकरी नेवी में लग गई, जिससे मेरे घर वाले भी कहने लगे कि देखो एक लड़की की जॉब लग चुकी है और तू यहाँ पर निकम्मा और नाकारा घूमता रहता है। और फिर मुझे ये भी लगा कि जब इसकी नेवी में नौकरी नहीं थी तब इसने मेरा जो प्रपोजल है रिजेक्ट कर दिया है, और अब तो इसकी नेवी में जॉब लग चुकी है नर्स के पद पर, तो अब ये मुझे किस तरीके से एक्सेप्ट करेगी। तो मैंने सोचा कि अगर ये मेरी नहीं हुई तो ये किसी और की भी नहीं होगी। मैं इसका चेहरा इतना बुरी तरह जला दूंगा कि जब भी आईने में अपना चेहरा ये देखेगी तो ये रोएगी और कोई भी लड़का इससे शादी नहीं करेगा। यही सोचकर मैंने वो एसिड इसके चेहरे पर डाल दिया। यहाँ पर जब भी ये लड़का कोर्ट के अंदर आता था तो हमेशा मुस्कुराता हुआ ही आता था और विक्ट्री साइन दिखाता था। अब खैर जो इसकी सारे सबूत अच्छे खासे सीआईडी के हाथ लग चुके थे, जहाँ से उसने तेजाब लिया, वो जो मोबाइल की लोकेशन वगैरह थी, वे 37 गवाहों ने इसको पहचान लिया और उन्होंने कोर्ट के अंदर गवाही दी। अब ट्रायल चलता है और इसको फांसी की सज़ा दी जाती है और 5,000 रुपये का जुर्माना। जो जज थे वो अपने फैसले में ये लिखते हैं और ये कहते हैं कि इसको सख्त से सख्त सज़ा इसलिए दी जा रही है कि इसने एक ऐसे स्टूडेंट की हत्या की है कि अगर वो बच भी जाती, उसका चेहरा इतनी बुरी तरीके से जल चुका था कि अगर वो बच भी जाती और अपना चेहरा आईने में देखती तो शायद वो मौत की ही दुआ करती, और इसके लिए किसी भी तरह की दया नहीं की जा सकती और उसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाती है। खैर इसको फांसी की सज़ा दे दी जाती है और 5,000 का जुर्माना। लेकिन ये फिर जो मुंबई का हाई कोर्ट है वहाँ पर अपील करता है और वहाँ पर जून 2019 में इसकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया जाता है। तो कुल मिलाकर कहानी का सार ये था कि जो एक तरफ़ा प्यार है और जो एक ऐसा लड़का है जिसका कोई फ्यूचर ही नहीं है, और उसने एक ऐसी लड़की का फ्यूचर पूरा ख़राब कर दिया जिसने बड़ी मेहनत के साथ अपनी पढ़ाई की है, वही नौकरी उसने हासिल की जिसका उसने सपना देखा था। लेकिन एक आवारा लड़के की वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब होगी और जो भी वो 15-20 दिन अस्पताल में दर्द से तड़पी, उसका तो आप खुद अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। तो ये थी एक सच्ची घटना। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अब आपसे मुलाकात हुई कल किसी दूसरी सच्ची घटना के साथ। तब तक अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।